तो अपने एडवाइज़र से सलाह लें और उसी के बाद एफ&ओ ट्रेडिंग में उतरें। लेकिन चलिए, हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, नीलेश जैन। नीलेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। सबसे पहले आपके क्लोजिंग ट्रेड्स से ही शुरुआत करते हैं, बताएं कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर। वेरी गुड आफ्टरनून मानसी जी। बिल्कुल देखिए, खरीदारी पर फोकस है जिस हिसाब से मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम हम देख रहे हैं, लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन निचले स्तरों से काफी अच्छा रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर खरीदने की सलाह होगी। सबसे पहले अपोलो हॉस्पिटल, इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपोलो हॉस्पिटल में एक काफी अच्छा ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें आता हुआ नजर आ रहा है। सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है जिस हिसाब से हॉस्पिटल एंड फार्मा स्टॉक में लगातार ट्रैक्शन बना हुआ है। ये पर्टिकुलर स्टॉक एक टेक्निकल ब्रेकआउट के चलते साथ ही साथ डेरिवेटिव फ्रंट पे भी नजर डाले तो 2% का हुआ इजाफा यहाँ पे हुआ है, तो काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिल रहे हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल में एक फॉलोअप मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 7260 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 6980 का। वहीं जो दूसरा स्पेस है रडार पे वो है रियलिटी पैक। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में भी काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी रियलिटी पैक में से प्रेस्टीज स्टेट, ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिसने काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस हाल फिलहाल में दिखाया है और यहाँ से फर्दर मोमेंटम ब्रेकआउट के चलते हमें 1755 तक का नजर आ रहा है। 1645 के स्टॉप लॉस से प्रेस्टीज स्टेट इस पर्टिकुलर काउंटर में भी खरीदारी करने की सलाह होगी। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा हुआ एक स्टॉक प्रेस्टीज एस्टेट, यहाँ खरीदारी की राय नीलेश जी की तरफ से, और साथ ही फार्मा स्पेस सब सेगमेंट हॉस्पिटल प्लेयर्स में से अपोलो हॉस्पिटल स्टॉक में अच्छी मजबूती, नतीजों के साथ साथ पॉजिटिव फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स भी लगातार अच्छे, करीब 2% की तेजी के साथ 7260 तक के लेवल्स भी एंटिसिपेट करके चल रहे हैं नीलेश जी। जहाँ पर आप अपोलो हॉस्पिटल पर अपनी राय दे रहे हैं, मैक्स हेल्थ केयर पर भी आपका एक टेक जानना चाहेंगे, क्योंकि आज के सत्र में ये स्टॉक में भी अच्छी खासी मजबूती है और पिछले हफ्ते भी जब मार्केट में वॉलेटाइल मूव्स थे, मैक्स हेल्थ केयर के चार्ट्स तो काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा रहे थे। पिछले 5 सेशन के चार्ट्स भी अगर देखेंगे, ऑलमोस्ट 6-7% के गेन से स्टॉक में नजर आए हैं। पॉजिटिव ब्रोकरेज के चलते स्टॉक में मूवमेंट भी है और 1400 जेफरीज का तो मानना है कि इन लेवल्स तक भी जा सकता है। आपकी राय, टेक्निकली चार्ट्स पर कौन से टारगेट्स आप एंटिसिपेट करके चल रहे हैं? बिल्कुल वासी, देखिए ये पर्टिकुलर काउंटर हमने हमारे क्लाइंट को पिछले सप्ताह ही खरीदारी करने की सलाह दी है। आउटलुक अभी भी हमारे यहाँ पे पॉजिटिव बना हुआ है। 1270 से लेके 1300 तक की अपसाइड यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर खरीदारी की हुई है तो बने रहे। फ्रेश खरीदारी गिरावट पर करने की सलाह होगी। काउंटर में अंडरटोन काफी पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और यहाँ पे जिस हिसाब से ब्रेकआउट 1200 के लेवल पे हमने देखा था, उसके चलते बड़े टारगेट की अगर हम बात करें तो काउंटर यहाँ से 1400 तक के भी लेवल को छूने की क्षमता रखता है। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म एज वेल एज पोजीशन लिहाज से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 1200 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना होगा। लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे, फ्रेश खरीदारी गिरावट पर करके चल सकते हैं। ठीक है, सो ये एक राय इस वक्त मैक्स हेल्थ केयर पर पिछले सप्ताह से एक्शन में स्टॉक है और यहाँ पर भी अगर एक मौका मिले तो एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। मेजर कंट्रीब्यूशन इस वक्त आईटी और कुछ बैंकिंग मेजर्स से हैं। टीसीएस, इन्फोसिस दोनों स्टॉक्स अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक से भी मजबूती इस वक्त नजर आ रही है और साथ ही एलएनटी के चार्ट्स में भी अच्छी खासी मजबूती। टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट, सन फार्मा और ब्रिटानिया के चार्ट से जहां पर बिकवाली का दबाव है। लेकिन महानगर गैस लिमिटेड और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के स्टॉक्स पर नजर होनी चाहिए। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, हरीश जी एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। एमजीएल ऑलमोस्ट 3% के गेन्स और आईजीएल, दोनों में से आईजीएल में ज्यादा मजबूती आज के सत्र में 6% की तेजी देखने को मिली है। एक रिपोर्ट है सिटी की और सिटी के रिपोर्ट में कई सारे रैशनल ईवी प्लेज को लेकर जिसका एक एक्शन या इम्पैक्ट जो है वो नजर आ सकता है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर। ये रिपोर्ट के ठीक बाद स्टॉक में हम मूव देख रहे हैं ऑन अ पॉजिटिव साइड। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है आईजीएल, एमजीएल पर राय क्या होगी? मानसी जी, जिस तरीके से दोनों चार्ट्स देखा जाए तो देखिए एमजीएल और आईजीएल ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेशन में है बहुत लंबे समय से, तो कोई क्लियरली मेजर ब्रेकआउट्स नहीं है अभी भी। तो मुझे लग रहा है कि देखिए एमजीएल में अभी भी देखा जाए तो 1450 के अराउंड एक 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस जोन है, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है बहुत दिनों से। और सेम थिंग विद आईजीएल आल्सो। तो देखा जाए तो दोनों में कंसोलिडेशन में है। तो नीचे लेवल्स पे मुझे लग रहा है कि बाइंग है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, कर सकते हैं। लेकिन मैं फ्रेश बाइंग अवॉइड करूंगा करंट लेवल्स पे जब तक ये क्लियरली ब्रेकआउट नहीं देता है। आईजीएल 1450 का लेवल्स, सॉरी एमजीएल में 1450 का लेवल्स क्रॉस नहीं करता है तब तक मैं अवॉइड करूंगा बाइंग के लिए। और अगर किसी के पास लॉन्ग ऑलरेडी होल्ड है तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1285 का, और 1285 का स्टॉप लॉस अभी भी होल्ड कर सकते हैं। अगर लेकिन एक क्लियर ब्रेकआउट आना चाहिए 1450 के ऊपर, तब भी जाके मुझे लग रहा है
है कि एक क्लियर तेजी देखने मिल सकता है एमजीएल में। अगर आईजीएल की बात करते हैं तो आईजीएल में भी सेम रेजिस्टेंस देखा जाए तो 220 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, तो बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहे हैं उसी के रेंज में। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, फ्रेश बाइंग थोड़ा उसके ऊपर ही बाइंग में इनिशिएट करना चाहिए 220 के ऊपर ही, तो तब भी जाके मुझे लग रहा है कि मोमेंटम बिल्टअप होते मिल सकता है। और किसी के पास अगर बाइंग है, होल्ड है, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 190 का, और होल्ड बना रखे थोड़े टाइम के लिए। अगर 220 का लेवल क्लियरली ब्रेकआउट आता है तो मुझे लग रहा है कि एक शानदार रैली देखने मिल सकता है। फिलहाल के लिए फ्रेश बाइंग अवॉइड करूंगा एमजीएल और आईजीएल दोनों में। जी बिल्कुल, आईजीएल एमजीएल पे इम्पोर्टेंट रहा है हरीश जी के। नीलेश, यहाँ पे कंजम्पशन स्पेस में भी जो है अच्छी थोड़ी बाइंग देखने मिली है। आपको कुछ कंजम्पशन स्पेस पे कुछ अच्छा लग रहा है, या न्यू एज टेक स्टॉक्स में भी अगर बात करें तो जो कंजम्पशन रिलेटेड है, इटर्नल हुआ, या आप कह सकते हैं कि पेटीएम हुआ, तो कंजम्पशन स्पेस से कुछ अच्छे नाम आ रहे हैं आपके सामने नीलेश? बिल्कुल, देखिए कंजम्पशन स्पेस में अगर हम इटर्नल इस पर्टिकुलर स्टॉक पर नजर डालें तो यहाँ पर निचले स्तरों से सपोर्ट जो 240 का लिया था, उसके बाद एक फॉलोअप मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक पुल बैक मूव हम कह सकते हैं स्टॉक में 260 तक का देखने को मिल सकता है, तो खरीदारी करके चल सकते हैं। 260 के टारगेट के लिए 242 का स्टॉप लॉस अपना होगा, 260 एंड 265 के टारगेट्स होंगे। जी बिल्कुल, इटर्नल पे भी देखें तो डेज हाई के लेवल्स पे ऑलमोस्ट आ गया, 250 के ऊपर है। 240 का जो बहुत समय से जो स्टॉक मूव करता था, अब कंफर्टेबली उसके ऊपर आ गए, तो ऑफकोर्स नए लेवल्स पे भी नज़र रखिएगा। ऑफकोर्स राजेश जी, रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स पे एक बार जो है आपकी राय लेना चाहते हैं कि रेलवे जो है ऑफकोर्स डोमेस्टिक फेसिंग है, इनमें जो है अच्छी मोमेंटम भी आती है जब भी बाइंग आती है। लास्ट मंथ भी देखा था हमने कि अच्छी मोमेंटम आई थी। आज के स्टॉक की बात करें तो हमारे डीप डाइव सेगमेंट से हमारे हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक गायशुंदर ने टीटागढ़ रेल को पिक किया था। अब देखिए वहाँ निचले स्तर से एक अच्छी रिकवरी भी देखने मिली है, और हमारी एक खास सेगमेंट थी वॉर प्रूफ वाले स्टॉक्स, और उसमें अभिषेक ने जो है बहुत अच्छे लिस्ट लेके आए थे वॉर प्रूफ स्टॉक्स, और यहाँ पे भी टीटागढ़ रेल की जो है बात हुई थी। तो ऑफकोर्स एनालिस्ट कम्युनिटी और हमारी जो डीप डाइव रिसर्च है, दोनों ही स्टॉक को जो पैन आउट करेगी, अच्छी मोमेंटम आ सकती है, बाई देखने मिल सकती है। तो ज़रा बताएं टीटागढ़ रेल पे क्या कहानी है। ऑफकोर्स आपके हमारे कैलकाटा के साइड में, मैं भी कैलकाटा से हूँ और राजेश जी भी कैलकाटा से हैं, तो ये जो है वेस्ट बंगाल की कंपनी है। तो बस ज़रा बताएं टीटागढ़ रेल में क्या जो है मोमेंटम है, क्या प्ले है, ज़रा बताएं। सही कहा शरद जी, हम दोनों कलकत्ता से हैं और टीटागढ़ रेल भी कलकत्ता से ही है। माने कलकत्ता में इनकी रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो कनेक्शन तीनों का कलकत्ता से ही है। जोक्स अपार्ट, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो बहुत साउंड फंडामेंटल्स हैं, और हमारी कवरेज इसमें बहुत नीचे के लेवल से रही है, वहां से तो बहुत बढ़ चुका है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जिस तरीके की ऑर्डर बुक इनकी है, खास करके वैगन मैन्युफैक्चरिंग में, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी जो फैला हुआ कारोबार है इनके सब्सिडियरी के द्वारा, वहां एक अच्छा ट्रैक्शन बन सकता है। और पिछले दिनों से जो करेक्शन हमने देखा है स्टॉक में, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको एंट्री करने की। हाँ, इसमें आपको थोड़ा सा नजरिया ट्रेडिंग का ना रख के या स्विंग ट्रेड का ना रख के आपको कम से कम 9 से 12 महीने का रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम जब जानते हैं कि वैगन मैन्युफैक्चरिंग जो है एक समय लेता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा, फिर आगे डिलीवरी होगी, तो इसमें थोड़ा समय लगता है कि तुरंत नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। लेकिन फिर भी ऑर्डर बुक को देखते हुए और खास करके इस बात के मद्देनजर कि जो सरकार का रवैया है वैगन्स वगैरह को बढ़ाने का, कोचेस बढ़ाने का, तो वहां से मुझे लगता है कि यहाँ पे और भी नए ऑर्डर्स आने की उम्मीद बनती है। तो यहाँ बिल्कुल खरीदारी की सलाह रहेगी। नजरिया थोड़ा सा 9 से 12 महीने का रखना पड़ेगा, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि मौजूदा स्तर से 15 से 20% की बढ़त हो जाए। जी बिल्कुल, टीटागढ़ पे जो है लॉन्ग टर्म व्यू तो ऑफकोर्स पॉजिटिव मोमेंटम है। हरीश, ऑफकोर्स पेटीएम पे एक बार आते हैं। थोड़ी रिन्यूड इंटरेस्ट भी दिखती है कभी कभी स्टॉक पे। पेटीएम का एक स्क्रीन के चार्ट लेके आए एक बार, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखते हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स देखे थे एक रिकवरी तो डेज लो से आई है, अराउंड 870 to 80 के लेवल्स में है। यहाँ पे चार्ट में थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है हरीश, कि अभी कंसोलिडेशन ही फेज में पेटीएम रहने वाला है।
शरद जी, पिछले हफ्ते में हमने एक ब्रेकडाउन दिया था चार्ट स्ट्रक्चर में। पेटीएम में देखा जाए तो पिछले हफ्ते के सेल ऑफ के बाद आज थोड़ा रिकवरी देखने मिल रहा है। पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट 8.5% के आसपास डाउन था, तो आज के दिन में देखा जाए तो नीचे लेवल्स पे थोड़ा रिकवरी देखने मिल रहा है, लेकिन अभी भी क्लियरली की सपोर्ट्स के लेवल्स के आसपास है पेटीएम। 840 का लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट बेस बना हुआ है इमीडिएट बेसिस में। उसके नीचे निकलता है तो मुझे लग रहा है कि 810 के अराउंड, क्योंकि जो 200 मूविंग एवरेज है ये सपोर्ट जोन है, तो दोनों सपोर्ट ध्यान रखना चाहिए। अभी तक मेरे हिसाब से ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इतना खराब नहीं है, और ओवरऑल देखा जाए तो क्योंकि जो सेल ऑफ देखने में था उसके चलते थोड़ा बहुत चार्ट्स पे थोड़ा बहुत ये हुआ है, लेकिन ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव ही है। तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं बिल्कुल अभी भी, जब तक 200 मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट जोन है 810 का, तो उसके ऊपर टिका हुआ स्टॉक प्राइस में लग रहा है कि कंटिन्यूस अप ट्रेंड देखने मिल सकता है। जो भी अभी डिप्स मिले हैं, मुझे लग रहा है कि बाइंग के लिए चांस अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं करंट लेवल्स पे भी। और 810 का मुझे लग रहा है कि अगर डिप्स में मिलता है तो 840 के अराउंड भी तो अच्छा लेवल्स रहेंगे बाइंग के लिए। तो थोड़ा कॉशियस है, लेकिन जो भी है 810 का की सपोर्ट है, तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन करके किसी को अगर बाइंग है तो होल्ड करना चाहिए 810 के स्टॉक के साथ। तो 810 के नीचे मुझे लग रहा है कि थोड़ा वीकनेस ज्यादा फर्स्ट पे चलता हुआ दिख सकता है पेटीएम में। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन में है। अगर किसी को बाइंग ऑलरेडी बाइंग है तो होल्ड कर सकते हैं 810 के स्टॉक के साथ और टाइम पीरियड के लिए। तो ऊपर की ओर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, मुझे लगा कि 920 के अराउंड एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। अगर वो क्रॉस करता है तो 860 तक नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। तो ओवरऑल अभी देखा जाए तो कंसोलिडेशन में है, तो जो सेल ऑफ के बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में रहेगा कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो थोड़ा वेट करें फर्दर बाइंग के लिए, डिप्स के लिए वेट करें। तो 840 के अराउंड मिलता है तो मुझे लग रहा है कि बाइंग का कोशिश कर सकते हैं, और 810 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए पेटीएम में। पेटीएम अगर होल्ड करे तो होल्ड करिए, नहीं तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के उस पार जो है BTST, STBT ट्रेड्स, क्या इवेंट्स टू वॉच रहेंगे कल के लिए, और एक बहुत खास शो जो है इस हफ्ते जो हम लाने वाले उसकी भी आपको डिटेल्स बताएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और मार्केट एट 3। हमारे इस सेगमेंट का आप रुख करते हैं। आनंद हमें बताएंगे सारे शेयर्स जो इस वक्त फोकस रेडार पर हैं। गुड आफ्टरनून आनंद, बताइए कौन से हैं खबरों वाले शेयर्स आज? जी गुड आफ्टरनून मानसी। सबसे पहले बाजार की तरफ देखें तो निफ्टी 200 अंकों से ज़्यादा तेज़ी दिखा रहा है, और निफ्टी को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है सेक्टर वो है आईटी का। आईटी शेयरों में देखें तो कोफोर्ज करीब 2.5% ऊपर कारोबार करता नज़र आ रहा है। साथ ही साथ परसिस्टेंट टेक महिंद्रा भी 2% की तेज़ी दिखा रहा है। इसके अलावा बात करें कि वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा दिख रहा है, बजाज फाइनेंस के शेयर को देखें, पॉजिटिव एक्शन है और औसत से करीब 5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। आईजीएल पर क्रूड का असर देखने को मिल रहा है, यहाँ भी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। 6% ऊपर शेयर कारोबार कर रहा है, और यहाँ भी औसत से 4 गुना ज़्यादा वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। फार्मा सेक्टर से ग्लैंड फार्मा भी 4% ऊपर है, और यहाँ भी औसत से 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा खबरों की बात कर लेते हैं। टीसीएस पर खबर है, डेनमार्क के सबसे बड़े रिटेलर सेलिंग ग्रुप के साथ कंपनी ने करार किया हुआ है, और ये जो करार है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और क्लाउड माइग्रेशन के लिए कंपनी ने किया है। इसी के चलते शेयर 1.5% की आज तेज़ी दिखा रहा है। इसके अलावा ल्यूपिन पर भी एक खबर है, सीनो यूनिवर्सल फार्मा के साथ कंपनी ने लाइसेंसिंग करार किया है। चीन में टियोट्रोपियम DPI दवा के कारोबार के लिए कंपनी ने ये करार किया हुआ है, और पॉजिटिव एक्शन शेयर में देखने को मिल रहा है। अंत में ब्रोकरेज की बात करें तो HDFC लाइफ पर एंटी की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, जहां पर उन्होंने इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा APE बढ़ने का अनुमान लगाया हुआ है। साथ ही साथ हर 4 से 4.5 साल में VNB जो है उसकी भी दोगुना बढ़ने की उम्मीद जताई है। अगर हम APE की ग्रोथ की बात करें तो कुल APE में करीब 15% की ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी के। इसी के चलते शेयर में आज 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में एक्शन आज हमें देखने को मिल रहा है। ओके आनंद, शुक्रिया आपका ये 3:30 बजे तक के अपडेट्स हमें बताने के लिए। HDFC लाइफ को ही पुलअप करता है सीधा 2.25% की तेज़ी। एंटी की रिपोर्ट का असर स्टॉक प्राइस में इस वक्त देखने को मिला है। इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा APE बढ़ने की उम्मीद है। फॉरवर्ड लुकिंग यहाँ पर अप्रोचेस और
इन्हीं अप्रोच के चलते। लाइफ इंश्योरेंस पे राजेश जी आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। पिछले दिनों कुछ डेटा पॉइंट्स भी आते हुए दिखे लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े, इंश्योरेंस से इनफैक्ट जुड़े हुए और पॉजिटिव थे इनफैक्ट, और उसी के ठीक बाद इनफैक्ट उससे भी पहले HDFC लाइफ, SBI लाइफ फोकस रेडार पर रहता है। कैसे देखते हैं इस स्पेस को आप, और LIC मेजर पर भी है इनफैक्ट ओवरऑल स्पेस पर आपके चुनिंदा प्लेयर्स, पसंदीदा स्टॉक्स पर राय दीजिएगा। देखिए, नो डाउट बहुत एक्साइटिंग स्पेस है और बहुत स्कोप है अपसाइड का बिजनेस लीग के लिहाज से अगर कहूँ तो, क्योंकि आज भी देखें तो इंश्योरेंस एज ए प्रोडक्ट हमारे देश में बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है और जिस तरीके से नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं, नई तरीका से लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा रही है इंश्योरेंस को लेकर के, मुझे लगता है कि अपसाइड बहुत अच्छा बनता है। अब आता है कि इस पूरे स्पेस में चुनना क्या है, तो चुनने के लिहाज से मैं समझता हूँ कि सबसे पहली पसंद हमारी हाउस की LIC ही है, क्योंकि आप देखो 67% के आसपास उनका मार्केट शेयर है। इस बार के नंबर्स बहुत शानदार आए थे, चौथी तिमाही के नतीजों की बात कर रहा हूं मैं। AP VNB में बहुत अच्छी बढ़त देखी गई थी। मेरे हिसाब से 75-76 रुपए की अर्निंग्स पूरे साल की रिपोर्ट हुई, जो कि आने वाले दिनों में हमें लगता है कि 90-92 रुपए की अर्निंग्स आएगी। उस लिहाज से अगर आप देखो तो 10 के PE के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। AUM अगर देखेंगे LIC का, तो पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो भी AUM है उसके बराबर पड़ता है और कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। आने वाले दिनों में भी जिस तरीके के मैनेजमेंट के बयानात आए हैं, उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि LIC बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, यहाँ ध्यान देना चाहिए। दूसरे, अगर इस प्राइवेट स्पेस में अगर कोई पसंद करनी हो तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे HDFC लाइफ का नाम आएगा। अच्छी पेरेंटेज है और उस कारण से इनके कस्टमर एक्विजिशन अच्छे हो सकते हैं क्योंकि बैंकिंग चैनल के थ्रू। दूसरे, अगर आप देखें तो नंबर्स अच्छे आए थे AP VNB में, वहां भी बढ़त की अच्छी उम्मीद बनी हुई है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने जिस तरीके से अपनी कंपनी का किया है, डिजिटल में जहां बढ़त बनाई है, वो काबिल तारीफ है। तो वहां भी हमें 900 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो दोनों ही स्टॉक में, LIC में 1200 के टारगेट है हमारे आने वाले 12 से 18 महीने में, और HDFC लाइफ में 900 के टारगेट है। तो ये दो स्टॉक हमारी स्पेस में है। लाइफ इंश्योरेंस प्ले काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है और इस पर हमारे एक्सपर्ट से उनकी राय भी हमने जानी। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर को ही लेकर एक एक्सक्लूसिव खबर भी हमारे पास। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद अब एविएशन इंश्योरेंस 15 से 20% महंगा हो सकता है। क्या है ये खबर, इसके पूरे मायने एक बार अनुराग शाह से समझते हैं। अनुराग बताएं। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जो इंश्योरेंस की लाइबिलिटी है वो ज़्यादातर जो फॉरेन री इंश्योरर कंपनियां हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी और भारतीय जो घरेलू कंपनियां हैं उन पर ज़्यादा असर नहीं आएगा, उनको ज़्यादा लॉसेस नहीं आएंगे क्लेम के। लेकिन इसका असर जो है वो अगले साल देखने को मिलेगा और जो रिन्यूअल होंगे वहाँ पर हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एविएशन इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो 15 से 20% तक बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लोबल री इंश्योरेंस मार्केट काफ़ी हार्ड हो गया है, वहाँ पे काफ़ी दबाव है और इसके चलते हल इंश्योरेंस जो कि एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस होता है, इसके अलावा वॉर रिस्क से जुड़ा हुआ इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस, इन तमाम का जो कवरेज है एविएशन सेक्टर का उसमें प्रीमियम बढ़ जाएगा, क्योंकि री इंश्योरेंस की कीमतें बढ़ेगी ग्लोबल फ्रंट पे। तो उसके बाद जो भारतीय इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको भी अपने एविएशन इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाना होगा। जिस तरह से जो अहमदाबाद का हादसा है उसमें 2000 से लेके 2500 करोड़ तक का क्लेम आने की उम्मीद है और ये पूरा का पूरा लगभग जो क्लेम है वो विदेशी री इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, वहन किया जाएगा। तो इसी के चलते अब उनके द्वारा आगे चल के प्रीमियम बढ़ाया जाएगा और उस प्रीमियम को फिर इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो अपने एविएशन कंपनियों में ज़्यादा प्रीमियम बढ़ाकर वसूल करेगी और आगे चल के ये भी देखने को मिल सकता है कि एविएशन कंपनियां भी उसे पैसेंजर में एयर फेयर के रूप में भी बढ़ाकर इस्तेमाल कर सकती है। ओके अनुराग, बहुत शुक्रिया ये इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव जानकारी हमें बताने के लिए और इससे जुड़े जो भी टेकअवेज और आगे सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है, लेकिन इसमें अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इंश्योरेंस प्ले फ्लेवर में ज़रूर है, इस पर नज़र ज़रूर रखिएगा। लेकिन हमारी एक और ख़ास सेगमेंट SME IPO से सावधान, इससे शानदार प्रतिसाद मिल रहा है और सैचरोम शरद पिछले दिनों इस कंपनी पर हमने हमारी एनालिसिस भी की थी। शरण हमारे एक्सपर्ट, उन्होंने अपनी राय भी दी थी और ऑफ कोर्स इस वक्त अगर आप देखें लिस्टिंग के ठीक बाद किस तरह के टेकअवेज मिलते हुए इस वक्त नज़र आ रहे हैं?
जी बिल्कुल मानसी, हम लोग एसएमई आईपीओस को जो है बेतौर तरह पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं और हमारे साथ बहुत सारे अवॉइड कॉल्स रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ अच्छे कंपनीज भी होते हैं और हमने आइडेंटिफाई कर दिया था सैचेरोम को। यहाँ पे देखें तो ऑफकोर्स फ्लेवर फ्रेग्रेंस वाली कंपनी है और ऑफकोर्स जो एंकर्स थे वो भी डिसेंट थे और हमने बता भी दिया था कि ये वेट एंड वॉच वाला स्टॉक है ना। ग्रीन सिग्नल जो है हमारे आईपीओ के जो एनालिस्ट है शरण लल्ला ने, उन्होंने कहा था और ऑफ कोर्स देखिए अब रिएक्शन 50% से ज़्यादा प्रीमियम पे जो लिस्ट की है। तो ये देखिए हम जब एसएमई आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो कंसर्न्स तो रहते हैं, लेकिन कहीं पे कमाई के मौके बनते तो वो भी हम आपके सामने दिखाते हैं और हमारा जो टारगेट एकदम बैंग ऑन था। और हम एकमात्र चैनल है जो एसएमई को फुल्ली कवर करते हैं, फुल्ली जो बताते हैं कि कहाँ पे कमाई के मौके और कहाँ से आप लॉसेस से बचे। और आप देखिए इसका रिजल्ट स्क्रीन पे दिख रहा है, सैचेरोम का 50% से ज़्यादा का जो है आप देख सकते हैं प्रीमियम है। कंपनी भी अच्छी है और आप देखिए अब मोमेंटम जो है लिस्टिंग डे में देखने मिला। तो ये ईटी नाउ स्वदेश का इम्पैक्ट है। बिल्कुल। और शरद, स्क्रीन कितना सुंदर लग रहा है, एवरीथिंग इन ग्रीन। अभी जब हम बात कर रहे थे बाजार में तो मजबूती है ही, एसएमई आईपीओ से सावधान, ये हमारा सेगमेंट भी कितना बढ़िया रिस्पॉन्स से मिल रहा है। और हो भी क्यों ना, जिस तरह से हम कोई वीक पॉइंट्स हैं, रिस्क्स हैं, वो भी बताते हैं, साथ साथ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, स्ट्रेंथ और ट्रिगर्स जो कि ग्रोथ वाइज आगे पॉजिटिव हैं, जैसे कि सैचेरोम लिमिटेड के लिए, वो भी आपके सामने रखते हैं। और इसी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो लगातार हमारे फोकस रेडार पर है ही। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे फंडामेंटल और टेक्निकल एक्सपर्ट्स का, वो अपना कीमती समय हमें देते हैं और ये सारे के सारे स्टॉक्स पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अपनी राय देते हैं ताकि वो अपने मार्केट रिलेटेड डिसीजंस ले पाएं। चलिए इसी कड़ी में जहां तमाम स्टॉक्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ग्रीन मार्केट और इस वक्त ग्रीन स्क्रीन की जहां हम बात कर रहे हैं, दो और शेयर्स हैं जहां पर अच्छी खासी मजबूती नजर आ रही है। एक तो इंडियन होटल्स के चार्ट्स को पुल अप करना चाहिए, अच्छी खासी मजबूती के बीच ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, और साथ ही MFSL भी आज बाजार खुलने के साथ साथ इस स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन था और ये एक्शन बिल्कुल इंटैक्ट है। नीलेश जी, दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय जानना चाहेंगे, दोनों ही शेयर इस वक्त दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड करते हुए। बिल्कुल, देखिए MFSL, इसका स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग अपट्रेंड में काउंटर रहा है और लगातार एक सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड फॉर्मेशन हमें MFSL इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 1576 फिलहाल करंट मार्केट प्राइस है, अभी भी स्टॉक में जगह है कि ये 1600 और 1630 तक की अपसाइड दिखा सकता है। 1540 के लेवल जब तक निचले स्तर पर ब्रेक नहीं होते तब तक MFSL इस पर्टिकुलर काउंटर में लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। फ्रेश खरीदारी गिरावट पर करने की सलाह होगी क्योंकि ऑलरेडी आज के सेशन में एक बड़ा स्पर्ट 3.5% के आसपास का हम देख चुके हैं। बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप पर इसे लॉन्ग करें, 1540 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं, 1600 और 1630 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इंडियन होटल, देखिए यहाँ पर भी एक पुल बैक है पिछले 3 दिनों की लगातार एक तरफा गिरावट के बाद, और ये पुल बैक जो है वो थोड़ा एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है। 770 790 तक का मूव हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 730 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। इंडियन होटल का स्ट्रक्चर भी शॉर्ट टर्म के लिहाज से पॉजिटिव नजर आ रहा है। इसके लिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मजबूती है, और शॉर्ट टर्म बेसिस पोजीशंस को भी इंटैक्ट रख सकते हैं। MFSL के चार्ट्स लगातार एक्शन दिखाते हुए तेजी जारी रहने के पूरे आसार। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनके BTST STBT ट्रेड्स जानने की कोशिश और साथ ही क्यूज यानी कि इवेंट्स और ट्रिगर्स भी आपको बताएंगे। आप बने रहें। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे और अब चलते हैं पेट्रोलियम सेगमेंट में। पेट्रोलियम मंत्रालय एक बार फिर नेचुरल गैस को GST दायरे में लाने की कोशिश कर रही है। वित्त मंत्रालय से चर्चा जारी है। पूरी खबर दे रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बार फिर इस बात की अपील की है कि GST के दायरे में नेचुरल गैस को लाने की ज़रूरत है और इस प्रक्रिया को शुरू किया जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय से एक बार फिर से इस मसले पर संपर्क किया गया है क्योंकि कई ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर नेचुरल गैस कंजम्पशन के टारगेट को हासिल करना है 2030 तक, तो ज़रूरी है कि टैक्सेशन रिलेटेड जो क्लैरिटी है वो देने की ज़रूरत है। लिहाजा ये बेहद ज़रूरी है कि नेचुरल गैस को GST के दायरे में लाई जाए और इसके लिए प्रयास फिर से शुरू किए जाएं। इस बात की अपील जो है वो पेट्रोलियम मंत्रालय ने की है।
साथ ही साथ मंत्रालय का ये भी मानना है कि अगर टैक्सेशन रिलेटेड क्लैरिटी दी जाएगी तो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसका काफ़ी एक्सपेंशन हो रहा है। लिहाजा प्राइस का भी मसला है, क्योंकि सरकार इस बात को लेकर सक्षम नहीं है कि जितनी डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही है उस प्रोपोर्शन में डोमेस्टिक गैस की सप्लाई जो है की जाए। लिहाजा टैक्सेशन में क्लैरिटी की ज़रूरत है ताकि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उन्हें अफोर्डेबल प्राइस पर गैस की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित की जा सके। लिहाजा नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाना बेहद ज़रूरी है। इस बात को लेकर प्रयास फिर से शुरू कर दिए गए हैं। इसके अलावा सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इस कंसल्टेशन प्रक्रिया में शामिल है। साथ ही साथ इस बात पर भी सहमति है कि नेचुरल गैस और एटीएफ का जो इंक्लूजन होगा जीएसटी में वो चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसके प्रयास पिछली जीएसटी काउंसिल में देखने को भी मिले थे, जहां पर एटीएफ के मसले पर चर्चा की शुरुआत करने की कोशिश की गई थी कि राज्यों ने साफ तौर से ये कहा कि अभी वो नहीं चाहते कि एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाई जाए, इस मसले पर चर्चा की जाए, क्योंकि जो रेवेन्यू से रिलेटेड मसले हैं, रेवेन्यू लॉस हो सकता है राज्यों को, इस बात की चिंताएं थी जिसको जाहिर किया गया। अब ये देखने वाली बात होगी और काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या वित्त मंत्रालय इस मसले पर फिर से आगे बढ़ती है, फिर से प्रस्ताव तैयार किया जाता है। लेकिन इस वक्त स्थिति ये है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बार फिर से इस बात की अपील की है कि सेक्टर के एक्सपेंशन के लिए ज़रूरी है कि नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाई जाए और इसके प्रयास फिर से शुरू किए जाएं। बिल्कुल, नेचुरल गैस जीएसटी में आता है कि नहीं वो समय बताएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंटली अगर आप देखें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एक बार स्क्रीन पे लाते हैं तो यहाँ पे ऑफकोर्स एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। एक बार स्क्रीन पे लाए एमजीएल, गुजरात गैस, आईजीएल, तीनों स्टॉक्स को फायर करें डायरेक्टर साहब, तो आप देखेंगे कि तीनों स्टॉक्स में जो एक अच्छी मोमेंटम आ रही है। हरीश, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशंस भी बाजार कर रहा है कि थोड़ा बहुत प्राइस हाइक्स और ले इन द कमिंग 6 मंथ्स, खासकर कि आईजीएल को लेके, क्योंकि दिल्ली इलेक्शंस के बाद एक हाइक तो हो चुकी है, दूसरे और 1-2 हाइक्स इन द पाइपलाइन है। करंटली जो है आप बताएं कि ऑलमोस्ट स्टॉक 7% ऊपर है, 200 लेवल्स के ऊपर है। एमजीएल भी ऑलमोस्ट 3% ऊपर है। गुजरात गैस डायरेक्टर साहब एक बार फायर करें, देखें कि इसमें क्या मोमेंटम आ रहा है इस स्टॉक में। यहाँ पे देखें तो गुजरात गैस में भी जो है अप मूव आया है, उतना खास नहीं पर ऑलमोस्ट 1.4%। खास करके आईजीएल एमजीएल में देखा तो टेक्निकल सेटअप किसका बढ़िया लग रहा है जो और सस्टेन ग्रोथ आ सकता है या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर ले? हरीश बताएं।